दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां पे पूरे दिन रात 24 घंटे वहां पे चहल पहल रहती है। मतलब वहां पे गाड़ियां आती जाती रहती है, गाड़ियां, सीसीटीवी कैमरे, इतने सारे कुछ होने के बावजूद वहां पे एक लड़की बदहवास अवस्था में करीबन 6 किलोमीटर के आसपास पैदल चल गई। उसके शरीर से, प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। इस अवस्था में वो पूरे 6 किलोमीटर पैदल गई, पर उसको किसी ने भी नहीं देखा। फिर जब वो लड़की अधमरी हालत में होके, बेहोश होके कहीं एक झाड़ियों की साइड में गिर जाती है, जब वहां गिर जाती है तो एक भले शख्स की नजर उस पर पड़ती है। वो जब उसे देखता है कि वो लड़की आधे नग्न अवस्था में पड़ी है, उसके बॉडी से खून निकल रहा है और वो बेहोश सी पड़ी हुई है, तो उसे कुछ डाउट होता है और वो तुरंत ही पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर जब पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पे आ जाती है तो उसे लेकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो आखिर ये लड़की और ये राहगीर था कौन, और ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली के इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, इतना ज्यादा जहां चहल पहल होती है, उस जगह पर उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा। इतनी परेशान लड़की, इतने उसको किसी ने भी देखा नहीं। ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं नितिश कुमार और आप देख रहे हैं द क्राइम टॉक। अक्टूबर 2024 को एक नौसेना का अधिकारी रास्ते पे चल रहा था, तो तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़की जो आधे नग्न अवस्था में थे, उसके शरीर पे आधा वस्त्र थे, आधे नहीं थे, ऐसी अवस्था में एक साइड में जमीन पे पड़ी हुई है, जिसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। तो उस लड़की को जब ऐसी अवस्था में देखते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा डाउट होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे आई कैसे। फिर वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस भी आती है। फिर उसे हाथ के हाथ जैसे ही पुलिस वहां पे आती है, उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। पर जब हॉस्पिटल में उस लड़की को भर्ती किया जाता है तो वो कुछ बोलने चालने की हालत में होनी होती है। उसे पता चल रहा होता है कि इसका दिमागी संतुलन थोड़ा हिला हुआ है, या फिर ये समझ लो कि उसको कुछ भी बोलने चालने, या फिर इतना ज्यादा पेन हो रहा था उसको, कुछ भी बोलने चालने की हालत में थी नहीं वो। तो पुलिस वाले उससे कुछ भी पूछताछ नहीं कर पाए, आखिर क्या हुआ उसको क्या नहीं। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जब डॉक्टर उसके ढंग से एग्जामिन करते हैं उसको, तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। पुलिस वालों के पास एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। उनका मानना था कि अपराधी को तो पकड़ना है, लेकिन कैसे, क्योंकि जो लड़की थी वो कुछ बोलने की हालत में थी नहीं, वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक लेडी ऑफिसर को सिविल ड्रेस में उस लड़की के पास एक सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर उसके पास भेजते हैं। वो लड़की क्या, वो जो पुलिस ऑफिसर होती है वो क्या करती है, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, उसको यकीन दिलाती है कि हाँ वो उसी के साथ है, उसकी देखभाल कर रही है, उसकी भलाई चाहती है वो। जब ये ऐसा हुआ, जब उस लड़की को उस पर ट्रस्ट हो गया, तो उस लड़की ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। कुछ धुंधला धुंधला उसे याद था, उन सब के बारे में बता दिया। कि जब वो लड़की उस लेडी ऑफिसर को अपने बारे में बताती है तो वो सुन के सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। वहां के लेडी ऑफिसर, वहां के जो बाकी ऑफिसर से डॉक्टर, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की उस लेडी ऑफिसर को बताती है कि वो जब उड़ीसा में रहती थी उस टाइम पे उसने MSW का कोर्स किया था। MSW में मास्टर इन सोशल वर्कर, जिस बेस पे वो एक सोशल वर्कर का काम करती है, जो फुटपाथ पे लोग वगैरह होते हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा सोचती थी, उनके साथ कुछ भला करना चाहती थी। इसके साथ साथ उसने नर्सिंग का कोर्स भी किया था। जब वो वहां पे नर्सिंग का कोर्स खत्म हो गया उसका, तो उसके एक फ्रेंड ने, दिल्ली में जो रहते था, उसने उसको बताया कि दिल्ली में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा अपना करियर सेटल कर सकते हो यहाँ पे। तो वो उस पर भरोसा करके दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में अच्छी खासी उसको नौकरी भी मिल जाती है, अच्छा खासा काम कर रही होती है वो। लेकिन फिर उसको ऐसा फील होने लगता है कि जिस लड़के के पास वो आई थी, जिस फ्रेंड के पास वो आई थी, वो फ्रेंड उसको एक बोझ समझने लगा था। तो दोस्तों ये लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब होनहार होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है पढ़ने में। तो इस वजह से वो किसी और पे बोझ बनना चाहती नहीं थी। तो उसे जब फील होने लगा कि वो अपने फ्रेंड के लिए बोझ बनने लगी है, तो वहां से दूर जाने का फैसला लेती है। अब वो लड़की डिसाइड करती है कि वो इस घर को छोड़ के कहीं और रहेगी, अलग रहेगी।
तो फिर क्या करती है, वो वहां से उस एरिया को छोड़कर किशनगढ़ चली जाती है, जहाँ पे वो एक नन के साथ रहने लग जाती है। वो नन पे उसके साथ ही वैसे ही सोशल वर्क करती है। वो लोग क्या करते हैं कि फुटपाथ पे रह रहे लोगों को उनके लिए खाना पीना, उनके साथ सोशल वर्कर जो भी होता है उनकी अच्छाई के लिए काम करते हैं। पर इस लड़की को यहाँ पे ये नहीं पता था, जिनके लिए इतना अच्छा कर रही है, एक दिन उसे भी ऐसे ही रहना पड़ेगा फुटपाथ पे, उसे भी जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, और उसे उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये समझ लो कि जिसके साथ वो इतना अच्छा कर रही है, वही लोग इस लड़की के साथ इतना बुरा करेंगे, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहां रहकर पता नहीं कैसे, लेकिन किस वजह से ये नहीं पता, लेकिन उस लड़की की मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो जाता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाता है। तो एक दिन अचानक ही वो लड़की गायब हो जाती है। जो उसकी सहकर्मी साथी जो नन होती है, जो उसके साथ सोशल वर्क कर रही होती है, वो एक दिन पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए आती है कि उसके साथ रह रही लड़की वो अचानक ही गायब हो गई है। दरअसल वो लड़की कहीं गायब नहीं हुई होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसकी मानसिक स्थिति जो थी खराब हो चुकी थी। तो वहां से निकल जाती है, उसे अपना कोई होश नहीं रहता, उसे घर वापस आना है, और वो जगह जगह भटकती रहती है अपना ठिकाना कहीं ढूंढने के लिए। कभी वो फुटपाथ पे सो जाती है, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी किसी स्टेशन पे, कभी कहीं भी, मतलब जहाँ जहाँ भिखारी, जैसे भिखारी लोग सोते हैं उसी तरह वो भी सोने लग गई थी इधर उधर। लेकिन वो लड़की ये नहीं जानती थी कि ये दिल्ली शहर है, यहाँ पे किसी के लिए भी सेफ नहीं है। खैर वो तो एक लड़की थी, लड़की के लिए इतना सेफ कैसे हो सकता है। वो इस बात से अनजान अपने जगह जगह जहाँ जैसे भिखारी लोग सोते हैं उस टाइप का सोने लग गई थी। पर एक दिन वही हुआ जिस बात का सबको बहुत ही ज़्यादा डर था। उस रात 11 अक्टूबर 2024 की रात करीबन 9 से 10 बजे के बीच वो किसी ऐसे प्लेस पे सो रही थी। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं। वो क्या करते हैं, उसे उठा के एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। जैसे उसकी मानसिक संतुलन खराब थी, मानसिक स्थिति बहुत खराब थी, तो वो उसका कुछ विरोध नहीं कर पाई। वो उसे लेके गए एक सुनसान जगह पे, जहाँ उसके साथ पहली बार दोनों ने मिलके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, उन दो आदमी में से एक विकलांग था। और तुम सोचो कि जो आदमी खुद चल नहीं पा रहा, वो भी इतनी दुष्कर्म कर सकता है किसी के साथ, इतनी गंदी नजर रखता है किसी पे, किसी के बारे में इतना गंदा सोच सकता है। और वो भी वैसी लड़की जो उन लोगों का भला चाहती है, उसके साथ अब उसकी मानसिक संतुलन खराब है, तो उसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग, और उसके साथ जितनी ज्यादा बेरहमी हो सकती थी उतना कर रहे थे, जितने अपनी तरीके से जितना हो सकता था उतना करते ही जा रहे थे उसके साथ। फिर उसी वक्त एक ऑटो वाला आता है उनके पास। वो क्या, ऑटो वाला क्या करता है कि मतलब उस लड़की की हेल्प करने की बजाय, जब वो लोग उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, तो उसकी हेल्प करने की बजाय ऑटो वाला भी उनके साथ शामिल हो जाता है, और वो दोनों के साथ मिलाकर, उन दो लोगों के साथ मिलाकर लड़की को उठा के ऑटो में रखता है। फिर उसके बाद वो ऑटो वाला जिसका नाम महतो था, वो और एक जो विकलांग व्यक्ति था जिसका नाम राजू था, और दूसरा प्रमोद, तीनों मिलके उस लड़की को ऑटो में डालते हैं। जब ऑटो में रखते हैं, फिर वो ऑटो वाला क्या करता है, उसको एक और दूसरे सुनसान जगह पे लेके जाता है। फिर वहां पे वो तीनों बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये करीबन 2 से 3 बजे के, रात के 2 से 3 बजे के आसपास तक ये चलता रहा। बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लग गया था, बहुत ज्यादा ब्लड, उसके कपड़े तक फाड़ दिए, आधे कपड़े फाड़ दिए, आधे कपड़े वैसे। उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि इस लड़की की मानसिक स्थिति खराब है, तो इसके साथ उनको जरा भी रहम नहीं आया। ये दरिंदे इस कदर उस पर टूट रहे थे जैसे उसे खा जाएंगे, राक्षसों की तरह उस पर टूट रहे थे। इनको जरा भी दया नहीं आई कि उस लड़की की मानसिक संतुलन खराब है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस लड़की को वहीं पे छोड़ के वो सारे भाग जाते हैं वहां से। अब वो लड़की जो आधी नग्न अवस्था में थी, पूरे उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, वो वहां से चलती रहती है उसी रोड पे करीबन 6 किलोमीटर, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। वो पैदल चल रही थी। जब वो चलते चलते थक गई, उसकी मतलब उसको बेहोशी जैसा होने लगा, तो वो वहीं पे गिर गई। जब वो गिर गई वहां पे, तो कुछ समय बाद वहां पे एक नेवी ऑफिसर आता है, जो उसे देख के उसको शक होता है कि इसके साथ कुछ तो अनहोनी हुई है। फिर वो पुलिस को बुलाता है, और पुलिस क्या करती है, उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करती है। और यहाँ पे पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि गुनहगार को पकड़ा कैसे जाए,
क्योंकि लड़की जो थी वो बोलने की हालत में थी ही नहीं, उसकी मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा खराब था, वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। जब वो लेडी ऑफिसर ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है, और यार वो तो एक विकलांग था, विकलांग ऐसा कर रहा है, ऐसे लोगों को तो फांसी लगा देनी चाहिए। उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे थे, ऐसे लोगों के साथ क्या कर, इनको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। फिर वो लेडी ऑफिसर क्या करते हैं, एक टीम संगठन करती है और टीम को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी जाती है, अगर किसी को खाना पीना सोने अगर इन सब चीजों की जरूरत है तो वो चुपचाप चले जाए यहाँ से, जिसको अगर काम या मेरे साथ रहना है तो जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और दिन रात लगाकर वो सारे उस केस को सॉल्व करने में जुट जाते हैं। करीबन 150 से ज्यादा ऑटो वाले को पकड़ा गया। जैसे उस लड़की ने बताया था कि ऑटो में लेके गए थे, उस ऑटो की पहचान के लिए करीबन 150 से ज्यादा ऑटो वालों को पकड़ कर उससे पूछताछ की गई। फिर उसके बाद उस एरिया में करीबन 700 से 1000 सीसीटीवी कैमरे थे, उस पूरे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल के रख दिया। और करीबन इतनी मेहनत करने के बाद करीबन 21 दिन के बाद उन दोनों को पकड़ा गया। जब वो विकलांग और वो भिखारी पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है, और फिर उन लोगों की मदद से, उन दोनों की मदद से पुलिस वाले क्या करते हैं, ऑटो ड्राइवर को भी पकड़ लेते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है जो इन दरिंदों ने किया, इन सारे लोगों ने मिलकर किया उस लड़की के साथ? जबकि वो लड़की तो यार मानसिक संतुलन उसका खराब था, तो बोल भी नहीं सकती है ढंग से, अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर सकती, हाँ मुझे पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप को बता भी नहीं सकती थी। उसके साथ इतना दुष्कर्म किया, तो सोचो इसके साथ क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। फिलहाल तो उन्हें अभी जेल में बंद करके रख रखा है, उसके साथ इस पे कार्रवाई चल रही है और लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या राय है, इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इन लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।